अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था गॉसेस लॉ के बारे में, ठीक है। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमने गॉसेस लॉ को डिराइव किया था, ठीक है। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या होती है, ठीक है, मतलब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं गॉसेस लॉ को, ठीक है। तो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस ये होती है, गॉसेस लॉ की यूजेस ये होती है कि इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो उसको आसानी से फाइंड करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, इजीली अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉसेस लॉ को, ठीक है। तो गॉसेस लॉ की यूजेस क्या है? गॉसेस लॉ की यूजेस ये है कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो एप्लीकेशंस है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। हम गॉसेस लॉ को यूज़ करके किसी इनफाइनाइट वायर को जिस पे हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, गॉसेस लॉ को यूज़ करके, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर लेना है, ठीक है, और उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है गॉसेस लॉ को यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे है इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है, कि जो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, और उस पे हमने चार्ज जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्मली उस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट की होगी उस वायर पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर होगा, ठीक है, और उस इनफाइनाइट वायर पे हम चार्ज को जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और इस इनफाइनाइट वायर पे हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्या है यहाँ पे आप देख लें, एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो इस इनफाइनाइट वायर पे हमने क्या किया, इस इनफाइनाइट वायर पे हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इस तरह से इस इनफाइनाइट वायर पे। तो यहाँ पे आप देख लें, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, और आपको मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन जो है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस चार्ज से आर डिस्टेंस इस पोजीशन पे आके, ठीक है, जो इस इस इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है जो इससे आर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे मैंने इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जिस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे आके जो हमारे पास ये पॉइंट है जो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है जो इससे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इनफाइनाइट वायर भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टोटल का एक साथ नहीं निकाल सकते, हम स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का निकाल के उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेट सपोज मैंने इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा आउटवर्ड, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख लें, गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, गॉसेस लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपने किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, तो उस चार्ज को आप क्या कर दो, उस चार्ज को आप इनक्लोज्ड कर दो गाशियन सरफेस में, ठीक है। गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि अगर आपने क्या करना है, अगर आपने किसी चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है, किसी भी चार्ज की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है, तो लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस चार्ज को एनक्लोज्ड कर दो किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, और उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे हमने किया हुआ है, ठीक है, कि हमने इस की वजह से, इस वायर की वजह से जिस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने इस पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस पे है इससे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ हमें ये बोलता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ कि आपने क्या करना है, आपने उस चार्ज को इनक्लोज कर देना है गॉसियन सरफेस में, आपने उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट वायर होगा तो इनफाइनाइट वायर का जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें कि इनफाइनाइट वायर का जो गॉसियन सरफेस है वो सिलेंडर के फॉर्म में बनता है, ठीक है। सिलेंडर के फॉर्म में क्यों बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस आपने बनाया है इनफाइनाइट वायर का, तो ये आपने सिलेंड्रिकल शेप में क्यों बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि गॉसेस लॉ हमें ये बोलता है कि अगर आप गॉसियन सरफेस को लेंगे, ठीक है, तो आपने इस तरह के गॉसियन सरफेस लेना है जिसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। क्या कहना है आपने कि गॉसियन लॉ हमें गॉसेस लॉ हमें ये कहता है, ठीक है, कि आपने अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो उस चार्ज को आप एनक्लोज कर दो किसी किसी गॉसियन सरफेस में, ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैं सिलेंड्रिकल शेप को लेता हूँ तो यहाँ पे आप देख ले, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस साइड पे हर जगह पे आप जब आएंगे, ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है, ये इस तरह के गोल शेप में बनता है, 2 डायमेंशन का होता है, ठीक है। तो आप अगर हर पॉइंट पे जाएंगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस को ले रहे हैं वो सिलेंड्रिकल को ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इनफाइनाइट वायर होता है तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो गॉसियन सरफेस हम लेते हैं वो क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल के शेप में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा, ठीक है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो क्या होगा, वो सिलेंडर के शेप में होगा, इस तरह से। अभी आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है ये हमने क्यों लिया है और ये सिलेंड्रिकल के शेप में क्यों है गॉसियन सरफेस। तो इसका आंसर ये है कि गॉसेस लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपने किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो उसको आप इनक्लोज कर दो गॉसियन सरफेस में, ठीक है, इसमें उसको आप गॉसियन सरफेस में बंद कर दो, ठीक है, और उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप को बनाते हैं तो सिलेंड्रिकल शेप के हर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनफाइनाइट वायर पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल शेप के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को जो है वो हमने सिलेंड्रिकल बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हमने क्या करना था, हमने इस पॉइंट पे जो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना था इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से जो इससे आर डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख लें इस पॉइंट का ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, एरिया वेक्टर आपको मैंने कहा था कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है डी ए, यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, एरिया वेक्टर डी ए, यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, ये एरिया वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट लिया हुआ है ये यही एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको वाजे सही से मतलब नजर आ जाए तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सिलेंडर का सरफेस ये है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये, ठीक है, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और इस एरिया वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डी ए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया, ठीक है। अगर हम टोटल सिलेंड्रिकल के एरिया वेक्टर को लेते हैं, ठीक है, तो टोटल सिलेंडर का जो एरिया है वो क्या होता है, ए, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, डी ए, ठीक है।
तो इस एलिमेंट के लिए जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो आर डिस्टेंस पे है इस चार्ज से, ठीक है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो इस एलिमेंट की वजह से जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि इस चार्ज की वजह से या इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें कि अगर हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस को देखते हैं, इस गॉसियंस को, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर की शेप में है, इसके 3 सरफेस होंगे, ठीक है। इसका एक सरफेस ये होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ, इसका एक सरफेस ये होगा, ठीक है। इसका डाउन जो ये सरफेस जो है ये भी इसका क्या होगा, ये भी इसका एक सरफेस होगा, ठीक है, और एक सरफेस इसका ये होगा, ठीक है। तो इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, ठीक है, इसका एक सरफेस ये होगा, ठीक है, ये वाला, और इसका एक सरफेस ये होगा, ठीक है, और एक सरफेस जो है ये और ये होगा, ठीक है। तो इसके कितने सरफेस होंगे इस सिलेंडर के, इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, ठीक है। तो इन सरफेस को मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिया, ठीक है, इस सरफेस को मैंने यहाँ पे 1 नाम दिया, ठीक है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस है डाउन, ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस को मैंने क्या नाम दिया, 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट सरफेस होगा, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और यहाँ जो ये सरफेस है ये और ये, ठीक है, इस सरफेस को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, 3, ठीक है। तो इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस होंगे, एक सरफेस इसका ये होगा, ठीक है, एक सरफेस ये होगा, ठीक है, और तीसरा सरफेस जो है ये और ये होगा, ठीक है। तो इस सरफेस को 3, इसको 1 और इस सरफेस को मैंने 2 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि अगर हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है इस वायर की वजह से, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा, 0 की, ठीक है। फिर अगर आप इस सरफेस पे आ जाए, फर्स्ट सरफेस पे, तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये अगर हमारे पास सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ये, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डी ए का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डी ए का डायरेक्शन ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 90, ठीक है। फिर थर्ड सरफेस की तो हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ये होगा। तो थर्ड सरफेस पे इन दोनों के दरमियान एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे आप देख लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। अब अगर हम थर्ड सरफेस पे आ जाए, ठीक है, सेकंड सरफेस पे, सॉरी, अगर हम इस सेकंड सरफेस पे आ जाए, तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इस सरफेस का
एरिया वेक्टर क्या पे होगा, तो सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो क्या होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अवे होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज आउटवर्ड, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए सरफेस है, तो सरफेस का एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो क्या होता है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ से, ठीक है। और एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 90, ठीक है। फर्स्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है होगा वो भी 90 होगा, ठीक है। और थर्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, सेकंड पेज पे, कि यहाँ पे आप देख ले द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। हर सिलेंडर के हर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वो सेम होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, गॉसेस लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी क्वेश्चन को आप देख लें, ठीक है। तो गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। और वो बराबर होगा क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। कि उस पार्टिकल के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। तो अगर आपने किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखना है तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या वो फिर बराबर होगा आर क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कि वो बराबर होगा उस पार्टिकल के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है उसके अंदर जो चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो वो इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। ये हमें गॉसेस लॉ के पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये बात हमें किस चीज़ से पता चलती है, ये हमें पता चलती है गॉसेस लॉ से, ठीक है। गॉसेस लॉ का डिफिनीशन यही है, गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, ठीक है। तो ये गॉसेस लॉ का डिफिनीशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, एट सरफेस 3 द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर डी ए इज 0। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा था इसमें, यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने कहा था कि इस सरफेस 3 पे एरिया वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के दरमियान एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि जो सेकंड सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। जो फर्स्ट सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर डी ए के दरमियान एंगल कितना होगा, 90, ठीक है। तो थर्ड सरफेस पे एंगल 0, सेकंड सरफेस पे एंगल 90, फर्स्ट सरफेस पे एंगल 90, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एट सरफेस 3 द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डी ए इज 0, ठीक है। एट सरफेस 2 द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए इज 90, ठीक है। सेकंड सरफेस पे, ठीक है, इस सेकंड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, 90, ठीक है। एट सरफेस 1 द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी ए इज 90, ठीक है। इस सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल जो है वो कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिखी है। एट सरफेस 3 द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डी ए इज 0,
एट सरफेस 2 द इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी इज 90, ठीक है, और सरफेस 1 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा 90, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा, क्योंकि आप देख लें यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होगी तो वहाँ पे क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा पाई 1, ठीक है। इसके लिए सॉरी, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी पाई 1, ठीक है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी पाई 2, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी पाई 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये सारे जो है वो इस सरफेस से पास हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इन सरफेस से पास होंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें आप देख लें इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3, इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। तो हर सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, तो इसमें भी इस सरफेस में भी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और इस सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो किसी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो वहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो वहाँ पे क्या बनता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो तीनों सरफेस पे क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, पाई नेट इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो पाई है वो किसके बराबर होता है, पाई जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस इक्वेशन को कि हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, क्योंकि हमारे पास 3 सरफेसेस है और हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास हो रही है, तो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगी पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3, ठीक है। फिर हमें पता है कि गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे इंटीग्रेशन को। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को क्यों क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सरफेस होगा वो क्या होगा, वो क्लोज सरफेस होगा। जो हमारे पास गॉसियन सरफेस आएगा वो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये हमें गॉसेस लॉ से पता चलता है कि गॉसेस लॉ में ये कहता है कि पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, हमारे पास जो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें इसमें, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस फ्लक्स की इस पाई की जगह यहाँ पे क्या आएगा ई डॉट डी है, ठीक है। और ये पाई 1 है तो किस सरफेस के लिए है, फर्स्ट सरफेस के लिए। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इंटीग्रेशन लिया हुआ है S1, मतलब फर्स्ट सरफेस S1 के लिए, ठीक है। तो ई डॉट डी है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई 2 के लिए क्या होगा ई डॉट डी है, ठीक है। और किस सरफेस की हम बात कर रहे हैं पाई 2 की, मतलब S2 सरफेस की, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3, और यहाँ पे पाई 3 की जगह क्या आएगा ई डॉट डी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल यही किया है, मैंने गॉसेस लॉ के कंसेप्ट को यूज करके, ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये वाला, इस इक्वेशन में मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है। इसको यूज करके इस इक्वेशन को मैंने यूज किया है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे आप देख लें पाई 1, तो पाई 1 की वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है S1 का मतलब ये है कि फर्स्ट सरफेस की बात हो रही है, ठीक है। प्लस पाई 2 की जगह क्या आएगा इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी ए, प्लस इंटीग्रेशन S3, और पाई 3 की जगह क्या आएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इसको मैंने यूज़ किया इसमें, ठीक है, तो इससे ये आ जाएगा। अच्छा,
अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस सेकंड सरफेस पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, थर्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। तो यहाँ से हम डॉट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे थर्ड सरफेस में क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन एस वन प्लस इंटीग्रेशन एस टू ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम डॉट को यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम डॉट को हटा लें तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ई डी ए की जगह क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, इसमें भी ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, और इसमें भी ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि इसके लिए सरफेस वन के लिए ई डी ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान, यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस 90, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस टू मतलब सेकंड सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आएगा ई डी ए कॉस थीटा, और इस तरह यहाँ पे भी आएगा ई डी ए कॉस थीटा इसकी जगह, अगर हम डॉट को हटाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख ले, अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करता हूँ एस वन की, तो एस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए इनके दरमियान एंगल कितना है, यहाँ पे आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए के दरमियान फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल जो है वो कितना है, 90। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन एस टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के दरमियान एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख लें सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस थ्री। तो थर्ड सरफेस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए के दरमियान एंगल जो है वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90, ठीक है। थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल इस कंसेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। तो ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, ठीक है। तो सरफेस फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल 90, सरफेस सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल 90, सरफेस थर्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के दरमियान एंगल कॉस 0, ठीक है। तो ये ई डी ए कॉस 0। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 बराबर होता है 0 की, ठीक है। यहाँ पे हम देख लिया, आपने लिखा हुआ है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, cos 90, तो ये टोटल टर्म 0, ठीक है। यहाँ पे भी है cos 90, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस इंटीग्रेशन इस तरफ इस थर्ड पे आ जाए तो यहाँ पे क्या है, cos 0, तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बच जाएगा ई डी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है, क्योंकि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ए नाम देते, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देख लें कि
हमें गॉसेस लॉ क्या कहता है, हमें गॉसेस लॉ ये भी कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इस जगह पे गॉसेस लॉ हमें क्या कहता है, गॉसेस लॉ हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ए है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, गॉसेस लॉ हमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, ठीक है। तो इस फ्लक्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, और ये अपनी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको मैंने क्या कहा था कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर आप सिलेंड्रिकल सरफेस को लेते हैं, ठीक है, तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट पे अगर आप गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, गॉसियन लॉ हमें ये कहता है कि अगर आप गॉसियन सरफेस को लेते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड ई वो क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर होता है, ए के, ठीक है। अगर आपने डी ए का इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे आप देख लें, डी ए का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या है कि आप स्मॉल स्मॉल एरिया को ऐड करते जाएं, ठीक है, तो वो हमें टोटल क्या दे देगा, टोटल एरिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होता है, ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दी क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले ए जो है वो क्या है, ए इस सिलेंडर का, जो यहाँ पे हमने सिलेंडर को कंसिडर किया था, ठीक है, इस सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले इस सिलेंडर का कुछ लेंथ भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर है ये, इस सिलेंडर का कुछ लेंथ है वो है एल, ठीक है, क्योंकि इस सिलेंडर का कुछ लेंथ भी होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो क्या है, एल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस सिलेंडर का कुछ एरिया भी होगा, ठीक है, क्योंकि हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें इस सिलेंडर का एरिया होगा, तो इस सिलेंडर का एरिया क्या होगा, अगर इसकी लेंथ एल है तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है, सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई आर, और इसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एल के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने इस सेम कंसेप्ट को यूज़ किया हुआ है कि जो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, ए, और ए किसके बराबर होगा, सिलेंडर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो इस एरिया ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और ए की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई आर एल, इस इक्वेशन को आप क्या नाम देते हैं, इक्वेशन बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस की इनक्लोज्ड चार्ज को फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो यूनिफॉर्म रॉड, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म वायर गिवन है, इस पे जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब और इनफाइनाइट भी है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि हम हर पॉइंट पे जो चार्ज है वो, हमें ये पता है कि हर पॉइंट पे चार्ज कितनी है, लेकिन हमें इस पे टोटल चार्ज नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्यू इनक्लोज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल का चार्ज नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो वायर है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हमें टोटल का चार्ज नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम हर पॉइंट पे, हर एलिमेंट पे जो चार्ज है उसको फाइंड कर सकते हैं, किस चीज से, बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है,
लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, और लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस क्यू इनक्लोज को फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास जो चार्ज इनक्लोज है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस चार्ज इनक्लोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट को यूज करेंगे, जो क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस केस में क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एल की यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है वो क्या हुआ, इनक्लोज चार्ज है, क्योंकि उसको हमने बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया, उसको हमने गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, वो इनक्लोज चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज, ठीक है। तो इस क्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, इस क्यू की जगह हम यहाँ पे क्यू इनक्लोज लिख लेंगे डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। हमारे पास जो सिलेंडर है उसका लेंथ कितना है, एल, ठीक है। तो हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं क्यू इनक्लोज की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू लेमडा एल, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा एल की। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्यू इनक्लोज को फाइंड कर लिया, वो किसके बराबर है, लेमडा एल की। तो हम ये क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू लेमडा एल, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्यू इनक्लोज को आप उठा के इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन क्यू इनक्लोज की जगह लेमडा एल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई r l, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से क्यू इनक्लोज की वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्यू इनक्लोज की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे, इस एल को इस साइड पे लेके आए, तो क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू लेमडा एल, ठीक है। इस क्यू इनक्लोज की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन बी में पुट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज की जगह क्या आएगा, लेमडा एल, और यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई r l। ये एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा लेमडा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई r, ठीक है। यहाँ पे आएगा लेमडा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई r। हमने अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना है तो हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड से 2 पाई r से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बोथ साइड से 2 पाई r से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें बोथ साइड से मैंने क्या किया, 2 पाई r से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना था, ठीक है। तो बोथ साइड से 2 पाई r को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई r के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई को फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पाई r से बोथ साइड से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई r के साथ कैंसिल। तो ई हमारे पास आएगा, ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, बोथ साइड से 2 पाई r से डिवाइड कर दिया, तो इसको भी 2 पाई r से डिवाइड कर ले, इसको भी 2 पाई r से डिवाइड कर ले। तो ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास किसी इनफाइनाइट वायर का अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर वो किसके बराबर होगा, ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट आया है लास्ट में, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन होगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।